वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSC PT 2023 एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे विधायी संशोधन और बिट्रेस इंडिया एक्ट 1935। आप सबने जाना ही होगा, आप सबने अपना सिलेबस पढ़ ही लिया होगा। सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये जो टॉपिक है बेसिकली यहाँ पर हम एक्ट पढ़ने वाले हैं जो आज़ादी के पहले आए थे, मतलब कि जो ब्रिटिश काल में आए थे, अंग्रेजों ने जिनको पारित किया था रेगुलेशन के लिए, नियमों के लिए कानून बनाए थे, वो हम पढ़ेंगे। जैसे 1773 का अधिनियम और भी कई सारे अधिनियम हैं, उन सबको पढ़ेंगे 1935 तक के, ठीक है। लेकिन ये आपका पॉलिटी का भी पार्ट है, हिस्ट्री में भी आपको मिल जाता है। अलग से यहाँ पर टॉपिक दिया गया है इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। 1935 का जो अधिनियम था उससे भारतीय संविधान में कई सारी चीज़ें ली गई। लगभग 250 के करीब अनुच्छेद हमने सीधे ही इस अधिनियम से ले लिए। जो हमारा 1935 का अधिनियम था, ब्रिटिश काल में आया था, जो अंग्रेजों ने लाए थे, जो अंग्रेज, उससे ही हमने लगभग 250 के करीब अनुच्छेद एज इट इज़ ले लिए। उसके अलावा फिर हमने और देशों से भी कई सारी चीज़ें ग्रहण की। इसलिए हमारे संविधान को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उधारीगत है इसलिए ही कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों से हमने जो जो हमें अच्छा लगा वो हमने ले लिया। तो एक तरीके से अच्छी बात भी है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अधिनियम। तो सबसे पहला जो अधिनियम है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। प्रश्न पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा अधिनियम कहलाता है, तो 1773 वाला अधिनियम, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 से 1858 तक के हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है 1773 का विनियमन अधिनियम। औपचारिक रूप से इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1772 कहा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और का जो प्रबंधन है उसको अपने हाथ में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को अपने हाथ में लेना था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीकृत प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में ये पहला कदम बना। अब यानी कि जो हमारे देश में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उनके नियम चल रहे थे। मतलब पहले एक कंपनी आई, अकेले एक देश से कंपनी आई, व्यापार कर रही थी, ठीक है। उसने व्यापार किया, उसने अपने नियम चलाए, अपने कानून चलाए, सारा कुछ अपना चलाया, ठीक है। रेगुलेशन तो वो भी अपने देश के फॉलो कर रहे थे, जो भी नियम कानून थे वो एज अ कंपनी के तौर पर अपने देश के नियम कानून को फॉलो कर रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं जिस पर इन्हीं का चल रहा था, जिस पर इन्हीं की सबसे सर्वोच्चता थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस अधिनियम से कंपनी के साथ अब धीरे धीरे करके कंपनी का जो शासन है वो किसके हाथ में जा रहा था, वहाँ की संसद के हाथ में, वहाँ की जो सरकार थी उनके हाथ में, क्राउन के हाथ में शासन जा रहा था। तो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में जो शासन था, प्रशासन था, वो ब्रिटिश संसद का दखल यहाँ पर देना शुरू हो गया और इनकी पास शासन का नियंत्रण जाने वाला ये पहला कदम समझ सकते हैं कि पहला अधिनियम था जिस पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। 1773 से लेकर 1853 तक शासन का केंद्रीकरण भी हुआ। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। लॉर्ड नॉर्थ यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। इस अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने क्या कहा कि आप मतलब कुछ नियम चेंज करवाए, कहा कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। तो यहाँ पर कुल मिला के इंटरफेयर ये करने लगे थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर बस कहते थे, फिर गवर्नर जनरल का पद दे दिया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया और ऐसे पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे पहले गवर्नर जनरल। तो ये नाम याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस अधिनियम ने कलकत्ता 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। सर एलिजा एम्पे इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। सर एलिजा एम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो होती है, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया।
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट लाया। कब? 1781 में। अमेंडिंग मतलब संशोधन अधिनियम आया। तो 1773 का संशोधन अधिनियम 1771 में पारित हुआ, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको कहा जाता है। आजकल हम संशोधन या फिर अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। यानी कि अगर आप किसी पद पर रहते हुए कोई कार्य करते हैं तो उस पर कार्यवाही बाद में नहीं होगी। तो ये चीज़ थी कि कंपनी के सेवक को उनके कार्य करने के दौरान जो कार्यवाहियाँ उन पर की जाएंगी उससे मुक्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में उसके लिए आप जाकर लड़ाई नहीं कर सकते। अगला प्रश्न अगला दिया गया है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ला दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को और मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों को के बाद या फिर मामले तय करेगा। मतलब हिंदुओं को अगर कुछ भी बताना है, कोई सज़ा देनी है या फिर माफ़ करनी है, तो उसके लिए हिंदू लॉज फॉलो किए जाएंगे, और मुसलमानों के लिए मुसलमानों के जो शरिया कानून वगैरह होते हैं वो फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब एक अधिकार इनको दे दिया गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि ये जो है ये प्रांतीय न्यायालयों के काउंसिलों के नियम अधिनियम बना सकते हैं। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको 1781 में क्या किया, थोड़ा सा संशोधित किया, अमेंड किया, और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाया, बंदोबस्त कानून कहलाया। क्लियर है। इसके बाद अगला कानून है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इस अधिनियम में कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया। इससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में दीवानी, सैन्य और प्रशासनिक राजस्व की ब्रिटिश संपत्ति की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये जो अधिकार है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चले गए। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य को घटाकर क्या कर दिया, जहां पे पहले 1773 के जो एक्ट था उसमें 4 सदस्यीय परिषद बना रहे थे, यहाँ पे सदस्य 3 कर दिए, 1 सदस्य घटा दिया। इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रख दिया। अब यानी कि कंपनी का तो यहाँ पर खत्म ही हो गया, अब सीधे ब्रिटिश सरकार नियंत्रण कर रही थी भारत के प्रशासन को। भारत में ब्रिटिश कंपनियों के क्षेत्र को भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार कहा गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से मद्रास और बॉम्बे की गवर्नर की परिषदें भी स्थापित की गई। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट्स था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया 1784 को। और रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन था, लॉर्ड नॉर्थ था, तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे। पिट्स के समय पिट्स था, तो दोनों चीज़ों की याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस समय ब्रिटेन में कौन था प्रधानमंत्री, आज़ादी के समय का पूछा जाता है, तो ये ऐसे एक्ट का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 अधिनियम देखे। इसके बाद अगला अधिनियम है हमारा 1786 का अधिनियम, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद के जो अधिनियम है उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहे। UPSSC PET की टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपकी लॉन्च हो चुकी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर। तो SCS ऐप पर आपको अब टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर 25 टेस्ट हैं आपके, 15 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 10 FLT हैं, फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर हैं, जिसका पैटर्न बिल्कुल एग्जाम जैसा है। सिलेबस एग्जाम का जो आपका दिया गया है उसको फॉलो करके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही मिलेंगे। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं कि बाकी बच्चों की तुलना में आप कहाँ पर हैं, स्कोर देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, तो एक बार जरूर इसको देख लें, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, तो आप आराम से इसको ले सकते हैं।
क्लियर है, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो अच्छी बात है, जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करना है, आपको एप्लीकेशन का लोगो मिलेगा। आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये वाला लोगो मिलेगा, ये ग्रीन वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन करना। इंस्टॉल करने के बाद तो फिर आप ऐप यूज़ कर पाएंगे। और जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है वो भी जाकर देख लें, कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक बच्चा पूछ रहा था UPSSC PT के लिए सारा स्टडी मटेरियल चाहिए, तो बेटा एप्लीकेशन पर सारा कुछ डला हुआ है, तो एप्लीकेशन से आप जाकर जरूर देख लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।